जो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, एक तरफ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर लगातार तीसरी बार काबिज होने की तैयारी करती बीजेपी, दूसरी तरफ 2024 के प्रदर्शन से उत्साहित समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, और इन दोनों खेमों के बीच अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने के लिए संघर्ष करती बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी। अब मायावती ने इस संघर्ष की अगली पंक्ति में अपने भतीजे आकाश आनंद को उतार दिया है। हाथरस के सादाबाद में आकाश आनंद ने सिर्फ एक कार्यकर्ता सम्मेलन नहीं किया, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी के अभियान का बिगुल भी फूंक दिया है। अपने पुराने आक्रामक अंदाज में आकाश आनंद ने योगी सरकार को निशाने पर लिया, सपा और कांग्रेस पर हमला किया, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को अंकल बताया और खुद को उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे युवा विकल्प के रूप में पेश करने की कोशिश की। लेकिन क्या आकाश आनंद का आक्रामक अंदाज बीएसपी की लगातार कमजोर होती चुनावी जमीन को दोबारा मजबूत कर पाएगा? इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। सादाबाद की सभा में आकाश आनंद के निशाने पर सबसे पहले यूपी की योगी सरकार रही। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने जनता की समस्याओं पर पैसा खर्च करने के बजाय अपना प्रचार करने में हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आकाश ने रोजगार, पेपर लीक, सरकारी भर्तियों, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सरकारी स्कूल बंद किए जाने जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने दावा किया कि यूपी में 4 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। अगर विज्ञापनों पर खर्च होने वाला पैसा भर्ती और परीक्षाओं की व्यवस्था सुधारने में लगाया जाता तो बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिल सकता था। आकाश आनंद ने अपराध और महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार को घेरा। एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था के दावों के बावजूद यूपी में अपराधियों का प्रभाव खत्म नहीं हुआ है। लेकिन आकाश आनंद का भाषण केवल बीजेपी के विरोध तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी हमला किया। राहुल गांधी की ओर से संविधान की प्रति दिखाए जाने की राजनीति पर सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी बेरोजगारी, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे मौजूद हैं। इसके बाद उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों को अंकल बताया। आकाश ने कहा कि जब वह करीब 30 साल के हैं और अखिलेश यादव 50 साल से ज्यादा के हैं तो उन्हें अंकल नहीं तो क्या कहें। जो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं। रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूँ। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूँगा तो फिर क्या कहूँ, आप ही बताएं। आकाश आनंद की ये टिप्पणी सिर्फ एक राजनीतिक तंज नहीं, इसके पीछे उनकी एक सोची समझी पोजीशनिंग भी दिखाई देती है। वो बीजेपी, सपा और कांग्रेस तीनों को पुरानी राजनीति का हिस्सा बताकर खुद को दलितों और युवाओं के नए चेहरे के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन बीएसपी को इस समय नए नारों से ज्यादा नए चुनावी नतीजों की जरूरत है। यूपी में बीएसपी के गिरते ग्राफ की बात करें तो 2012 विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 80 सीटें मिली, जबकि करीब 26% वोट प्रतिशत रहा। 2017 विधानसभा चुनाव में केवल 19 सीटें ही खाते में आई और वोट प्रतिशत करीब 22% रहा। 2022 विधानसभा चुनाव में स्थिति महज 1 सीट पर रह गई और वोट प्रतिशत करीब 12.88% रह गया। 2024 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, जबकि वोट प्रतिशत 9.39% रह गया। यानी जिस बीएसपी ने 2007 में अकेले बहुमत की सरकार बनाई थी, वो 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट पर सिमट गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना खाता नहीं खोल सकी। हालांकि करीब 9% वोट मिलने का मतलब ये भी है कि बसपा का आधार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की कई सीटों पर बीएसपी को मिले वोट जीत और हार के अंतर से ज्यादा थे। यानी बीएसपी भले ही सीट नहीं जीत पाई, लेकिन उसने कई क्षेत्रों के चुनावी नतीजों को प्रभावित जरूर किया।
यही कारण है कि 2027 को चुनाव केवल बीएसपी के प्रदर्शन का नहीं बल्कि उसके राजनीतिक अस्तित्व का भी माना जा रहा है। यूपी की मौजूदा राजनीति में बीजेपी का जोर हिंदुत्व कल्याणकारी योजनाओं और गैर यादव ओबीसी के अलावा गैर जाटव दलित मतदाताओं पर है। वहीं अखिलेश यादव अपनी पीडीए रणनीति के जरिए पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वोटों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस भी संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर दलित मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने में जुटी है। दूसरी तरफ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की जीत ने यह संकेत दिया है कि दलित युवाओं के सामने अब बीएसपी के अलावा एक और राजनीतिक विकल्प भी मौजूद है। ऐसे में मायावती और आकाश आनंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने जाटव कोर वोट को संभालने के साथ साथ गैर जाटव दलितों, युवाओं, पिछड़ों और मुस्लिम मतदाताओं को दोबारा बीएसपी के साथ जोड़ने की भी है। यही वजह है कि आकाश आनंद बीजेपी के साथ सपा और कांग्रेस पर भी बराबर हमला कर रहे हैं। बीएसपी अगर सिर्फ बीजेपी को निशाना बनाती है तो उसे सपा के नेतृत्व वाले विपक्ष का हिस्सा समझे जाने का भी खतरा है। केवल सपा कांग्रेस पर हमला करती है तो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए आरोप भी लग सकते हैं। इसलिए आकाश आनंद बीएसपी को तीसरे और इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑप्शन के रूप में भी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही आकाश आनंद के सामने जो 3 चुनौतियां हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दलित युवाओं को बीएसपी के साथ जोड़ना है, पुराना वोट बैंक को बूथ तक पहुंचाना, दलितों के साथ नया सामाजिक समीकरण भी बनाना है। सादाबाद की सभा से आकाश आनंद ने आक्रामक शुरुआत जरूर कर दी है। उनके भाषण में युवाओं के मुद्दे भी थे, दलित राजनीति भी थी और विरोधियों पर तीखे हमले भी। लेकिन भीड़ को वोट में बदलना, कमजोर संगठन को बूथ स्तर पर सक्रिय करना और बीएसपी को केवल वोट काटने वाली सीट जीतने वाली पार्टी बनाना, यही उनकी असली परीक्षा होगी।